टोटल 3040 अरब पेड़ मौजूद हैं। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हर साल इनमें से 1% पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड आइकिया इस्तेमाल करता है। सालाना 30 अरब और हर गुजरते सेकंड 963 पेड़ आइकिया के फर्नीचर में इस्तेमाल होते हैं। पर किसको यकीन आएगा कि आइकिया की बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर असल में माचिस के सिर्फ चंद डब्बों से शुरू हुई थी। वो बच्चा जिसे चीजों के नाम तक याद नहीं रहते थे, उसकी यही कमजोरी उसकी ताकत कैसे बनी। ज़ेम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस बच्चे का नाम इंगवार कैम्पराड था, जिसने अपना सबसे पहला बिजनेस सिर्फ 6 साल की उम्र में किया था। उसकी फैमिली ने देखा कि ये बच्चा दूसरों से काफी डिफरेंट है और इसमें बिजनेस करने की सलाहियत मौजूद है। उसकी दादी ने उसको 88 स्वीडिश सेंट्स दिए, जिससे इंगवार ने 100 माचिस खरीदे। उसको इनकरेज करने के लिए उसका सबसे पहला कस्टमर भी उसकी दादी थी, जिन्होंने 3 सेंट्स में इंगवार से एक माचिस खरीदा। आस पड़ोस में लोगों ने भी उससे माचिस खरीदे और ऐसे उसकी पहली इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स बढ़कर 3 स्वीडिश करोना हो गई। ये ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने इंगवार के अंदर चीजों को कम प्राइस में खरीदकर ज्यादा पैसों में बेचने का जुनून पैदा कर दिया। अपनी ग्रोइंग एज में जब बच्चे अपनी में ही मस्त रहते हैं, उस वक्त इंगवार ने मुख्तलिफ हाउस होल्ड आइटम्स बेचे और हर दफा अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करके वो फालतू खर्च नहीं बल्कि प्रॉफिट के पैसे वापस से इन्वेस्ट कर देता था। जब उसे स्कूल भेजा गया तो वहां पर उसमें एक अजीब बीमारी के सिम्टम्स पाए गए। डिसलेक्सिया नामी इस बीमारी में पढ़ने और याद रखने में मुश्किल होती है। पढ़ाई के अलावा इंगवार ने स्कूल में भी अपनी दुकान चमकाए रखी। वो अपने क्लास फेलोज को पेन्स, घड़ियां और बेल्ट्स जैसी चीजें सेल कर लेता था। यहाँ तक कि उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला बड़ा प्रॉफिट स्कूल में 500 पेन्स बेचकर ही कमाया। 17 साल की एज में जब इंगवार ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाप ने उसको गिफ्ट के तौर पे एक ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करने के पैसे दिए। 1943 में रजिस्टर होने वाली इस कंपनी का नाम आइकिया रखा गया। इस नाम में आई और के इंगवार कैम्पराड को जाहिर करता है, लेटर ई एमटरेट से लिया गया जो कि फैमिली फार्म का नाम था, और आखिर का ए अगुंडरट को जाहिर करता है जो कि इंगवार की विलेज का नाम था। ये बिना शॉप या ऑफिस के सिर्फ एक वर्चुअल ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसका ज्यादातर फोकस डिलीवरी पे होता था। इसमें इंगवार वही आइटम्स बेचने लगा जो वो बचपन से बेचता आया था। सिर्फ छोटा सा एक खोखे नुमा शेड था जिसमें वो ऑर्डर्स को पैक करता था, लेकिन कौन जानता था कि छोटे खोखे से शुरू होने वाला बिजनेस एक दिन बिलियन डॉलर एम्पायर बनेगा। आइकिया के शुरुआती दिनों में इंगवार ने पेन्स, वॉलेट्स और मुख्तलिफ आइटम्स इंपोर्ट करके बेचना शुरू किए। 17 साल की एज में उसका काम सही चल रहा था, लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो दूसरे फिजिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल थे। यानी मेल ऑर्डर पर उनको कोई सिर्फ तभी खरीदेगा जब या तो उसकी प्राइस कम हो या फिर कोई नया प्रोडक्ट हो। इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दी। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाली जो मैन्युफैक्चर तो कम प्राइस में होते हैं पर सेल ज्यादा प्राइस में। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जब एक पेन 1 स्वीडिश सेंट में मैन्युफैक्चर होती है तो उसको ग्रोसरी स्टोर वाले 10 सेंट्स में क्यों बेचते हैं। जिस उम्र में लड़के आजाद रहना चाहते थे, उसी एज में इंगवार डीप मार्केट रिसर्च में लगा हुआ था। उसने नतीजा निकाला कि प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में तो कम प्राइस में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन मसला असल में डिस्ट्रीब्यूशन की एंड पे था। फैक्ट्री से प्रोडक्ट ग्रोसरी स्टोर तक आने में महंगी हो जाती है। मार्केट कंपटीशन में इंगवार को कामयाबी मिलने का एक ही सॉल्यूशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट में पैसा बचाया जाए, जिसमें काफी ज्यादा प्लानिंग और मेहनत लगती है। अभी तक उसने अपने कैटलॉग में फर्नीचर शामिल नहीं किए थे, लेकिन 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्वीडिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए घर बनाना शुरू कर दिए। इन नए घरों को फर्निश करने के लिए सस्ते फर्नीचर की डिमांड भी बढ़ गई। ये इंगवार के लिए अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में फर्नीचर शामिल करने का बेहतरीन मौका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फर्नीचर की सेल्स ने दूसरे प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स से ही सस्ता फर्नीचर खरीद कर प्रॉफिट रख कर बेचने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंगवार को डायस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। वो फर्नीचर के कोड्स याद नहीं रख सकता था, तो उसने अपने कैटलॉग में इनको सिंपल नाम दिए जो ऑर्डर आते वक्त उसको याद रह सके।
जब प्रोडक्ट कैटलॉग में हर प्रोडक्ट के साथ कोड नहीं बल्कि एक यूनिक और अट्रैक्टिव नाम लिखा होता तो लोगों को ऑर्डर करने में भी आसानी होती। ये छोटी सी चीज आइकिया की सेल्स को बूस्ट करने में काफी फायदेमंद रही। इतनी सारी कंपनीज में ऑर्डर हासिल करने का एक ही तरीका था कि हर कोई एक दूसरे से कम प्राइस ऑफर करे, लेकिन प्राइस कम करने का मतलब था कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और ऐसा काफी कंपनीज कर भी रही थी, जिनकी वजह से सारी मेल ऑर्डर कंपनीज का नाम खराब होने लगा। ये वो वक्त था जब इंगवार ने आइकिया का सबसे पहला स्टोर खोलने का इरादा किया, जिसमें वो फर्नीचर को फिजिकली डिस्प्ले करने वाला था। इससे डिलीवरी का खर्चा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब डायरेक्टली उसके स्टोर में आकर फर्नीचर खरीद सकेंगे। दूसरा ये कि जिन लोगों को मेल ऑर्डर की क्वालिटी पे भरोसा नहीं था, वो अब डायरेक्टली शॉप पे आकर तसल्ली करके फर्नीचर खरीद सकेंगे। मार्केटिंग के तौर पे इंगवार ने कस्टमर्स को फ्री स्वीडिश बन्स देने का फैसला भी किया। 1953 में जब आइकिया के सबसे पहले स्टोर की लॉन्च हुई तो इसमें उम्मीद से भी ज्यादा रश लग गया। 1000 के करीब लोगों ने स्टोर के बाहर लाइन लगा ली, क्योंकि स्वीडिश सरकार की तरफ से दिए गए घरों को फर्निश करना सबकी जरूरत बन चुका था। इंगवार की ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। वो लोगों को कैटलॉग तो मेल करता ही था, लेकिन फिजिकल स्टोर की वजह से कस्टमर्स डायरेक्टली शॉप पर आ जाते थे। ये पहली मेल ऑर्डर कंपनी थी जिसने अपना फिजिकल स्टोर भी बनाया। इंगवार ने अपने स्टोर के साथ एक पूल भी बनवा लिया, जिससे आइकिया अब टाउन में एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग आउटिंग करने निकलते थे और साथ साथ कुछ खरीद भी लेते थे। आइकिया तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां पार करता जा रहा था, पर इंगवार को ये मालूम नहीं था कि दूसरे रिटेल फर्नीचर स्टोर्स अब उसके रास्ते में बड़ी रुकावट बनने वाले हैं। 1950s में आइकिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये बात स्वीडिश फर्नीचर डीलर्स को हजम नहीं हो रही थी। उसके मुखालिफ अभी तक पुराने मेल ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो आइकिया के सस्ते दामों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फर्नीचर डीलर्स ने आइकिया को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पहले ट्रेड फेयर्स में आइकिया को बेचने पर पाबंदी लगवाई, क्योंकि जब भी कोई फेयर होता तो वहाँ आइकिया के स्टॉल पे सबसे ज्यादा रश होता। और ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि बाकी स्टॉल्स सिर्फ कैटलॉग लेके बैठते थे, वहीं आइकिया के स्टॉल पर रियल फर्नीचर भी देखा जा सकता था। फिर डीलर्स ने कैटलॉग में लिखी प्राइस पर भी पाबंदी लगवा दी, क्योंकि इनमें सबसे कम प्राइस आइकिया की होती। इस बार आइकिया ने अपना खुद का ट्रेड फेयर लगा लिया, जिसमें उसको रोकने वाला कोई नहीं था। इसके जवाब में डीलर्स ने आइकिया के सप्लायर्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने आइकिया को फर्नीचर बेचा तो वो उनसे खरीदना बंद कर देंगे। सप्लायर्स ने डर के मारे आइकिया को सप्लाई करना बंद कर दिया। ये इंगवार पर होने वाला डायरेक्ट हमला था, जिसने आइकिया की सेल्स को भी काफी अफेक्ट किया। लेकिन फिर इंगवार ने एक ऐसा तरीका निकाला कि सप्लायर्स आइकिया को फर्नीचर सप्लाई करने पर मजबूर हो गए। जहां दूसरे रिटेलर्स सप्लायर्स को 3 महीने में पेमेंट करते थे, आइकिया ने अनाउंस किया कि वो सिर्फ 10 दिनों में पेमेंट करेगा। इससे सप्लायर्स ने चुप चुप कर आइकिया को रात के अंधेरे में सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच आइकिया ने अपने खुद के डिजाइन्स भी बनवाए और पोलैंड से वुडन चेयर्स भी बनवाई, जो कि दूसरे रिटेलर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस तरह बाइकॉट ने आइकिया को कमजोर करने के बजाय मजीद मजबूत बनाया और वो अपने मुखालिफों के हर वार से बच निकला। एक दिन आइकिया के एक एम्प्लॉय ने नोट किया कि एक कस्टमर अपनी कार में टेबल को फिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेबल फिट नहीं आ रही। उसने मशवरा दिया कि क्यों ना टेबल के पांव उतार दिए जाएं। इस आइडिया ने तो जैसे आइकिया का फ्यूचर ही बदल दिया। टेबल के पांव आसानी से उतार कर वापस लगाए जा सकते थे और इंगवार ने फौरन इस आइडिया को अपने बिजनेस की बैकबोन बना दिया। फ्लैट पैक फर्नीचर बनाने से आइकिया का फर्नीचर ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, जिसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना सस्ता और आसान हो गया। डैमेज का खतरा भी कम हो गया और कस्टमर्स अपना फर्नीचर सेम डे घर ले जा सकते थे। इससे आइकिया को कॉस्ट कट करने और जल्दी डिलीवरी का फायदा मिला। कस्टमर्स खुद अपना फर्नीचर असेंबल करते थे और उनकी अपने फर्नीचर के साथ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती थी। ये नया तरीका इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसको आइकिया इफेक्ट कहना शुरू कर दिया। फर्नीचर इंडस्ट्री में डिसअसेंबल्ड फर्नीचर का कॉन्सेप्ट पहली बार आइकिया ने ही मुतारिफ करवाया, जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फर्नीचर में ऐसी प्रॉपर्टीज रखी जाती हैं जिससे वो डिसअसेंबल होकर कम खर्च में डिलीवर हो सकें। आइकिया के पहले स्टोर की कामयाबी के बाद इंगवार ने एक नया और बड़ा स्टोर खोलने का फैसला किया, जो स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के बाहर एक सस्ती जगह पर था। ये स्टोर 8 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। इंगवार ने कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझकर स्टोर का लेआउट बनाया। स्टोर में एक ही एंट्रेंस और एग्जिट रखी गई। कस्टमर्स एक रास्ते पर चलकर पूरे स्टोर को देखते थे, जिससे कोई भी चीज उनकी आंखों से मिस नहीं होती थी और वो ऐसी चीजें भी खरीद लेते जो प्लान में नहीं होती थी। आइकिया का लेआउट ऐसा बनाया गया कि कस्टमर्स ज्यादा वक्त अंदर गुजारते, पर मसला ये था कि दोपहर के वक्त स्टोर खाली हो जाता था। इंगवार ने नोटिस किया कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग लंच ब्रेक के लिए निकलते हैं फिर वापस नहीं आते। लिहाजा इंगवार ने आइकिया स्टोर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। इंगवार की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। रेस्टोरेंट खोलने के बाद कस्टमर्स देर तक स्टोर में ही रहते और भूख लगने की सूरत में वहीं से खाना खा लेते। इंगवार के पास अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसकी बस सिर्फ कॉपीज बनानी थी। 1965 में एक नया स्टोर खोला जिसमें पहले दिन 18,000 लोग गए। 1973 तक आइकिया बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। अब इंगवार चाहता था कि आइकिया का नाम उसके बाद भी जिंदा रहे। इसके लिए उसने एक खास प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाने वाला था। जी हाँ, इंगवार का ख्वाब था कि उसके बच्चे आइकिया का बिजनेस विरासत में लें, लेकिन स्वीडन में इनहेरिटेंस टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। स्वीडन में पहले विरासत में मिलने वाली जायदाद पर बहुत ज्यादा टैक्स होता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंगवार ने दुनिया भर के लॉयर्स हायर किए और उनका मिशन था आइकिया को टैक्सेस से बचाना। 7 सालों तक लॉयर्स ने टैक्स हेवेंस में शेल कंपनीज, फाउंडेशंस और ट्रस्ट बनाए। आखिर में आइकिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल बन गया कि उस पर टैक्सेस लगाना नामुमकिन हो चुका था। इंगवार की इसी हरकत की वजह से आइकिया पर टैक्स चोरी का इल्जाम भी लगने लगा। और जैसा कि दुनिया का कानून है कि तरक्की करने वाले की टांगें सभी खींचते हैं, 1980s में आइकिया पर एक और इल्जाम भी लगा था। ईस्ट जर्मनी में कुछ फैक्ट्रीज थीं जहां बनने वाला फर्नीचर आइकिया में जाता था, लेकिन उनमें